हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल थिंक इसमें आप सभी का स्वागत है। तो 17वीं बीपीएससी के लिए हमारा वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क का क्लास चल रहा है। इसी इसी सीरीज में हम जो अगला सीरीज है, क्योंकि एक एक जो पार्ट वन है, इसका सीरीज वन है, वो पहले ही मैं जारी कर चुका हूँ या फिर क्लास हो चुका है। अब दूसरा जो है वन्यजीव अभयारण्य पर, यह दूसरा पार्ट है। इसलिए हम महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य देखेंगे जो बिहार में अवस्थित है। चूँकि इस बार का बीपीएससी थोड़ा स्तरीय होगा, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि बीपीएससी का जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर होगा, यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा। तो जब हम यूपीएससी के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जगह ही नहीं, वो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वहाँ पक्षी कौन सा है, या फिर वन किस प्रकार का पाया जाता है, पशु कौन सा पाया जाता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, स्थापना आ जाता है। साथ में उससे जुड़ा हुआ जो भी होता है स्टैटिक्स होता है, जिसे मान लेते हैं वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल दे दिया कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया पक्षी क्षेत्र। तो हमको यहाँ यह जान लेना होता है कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, यूपीएससी का यही शैली है। तो चूंकि स्टैंडर्ड बढ़ने का मतलब ही है यूपीएससी के स्टैंडर्ड को जाना, और यूपीएससी के स्टैंडर्ड जाने का मतलब है कि उससे संबद्ध जो चीज़ें हैं, उससे संबद्ध जो फैक्ट है उसको भी देख लेना। तो हमारा जो सीरीज है, इसी सीरीज में हम साथ साथ दोनों देखेंगे, संबद्ध चीज़ों को भी देखते चलेंगे। तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागी पक्षी अभ्यारण्य है। नागी पक्षी अभ्यारण्य है, यह जमुई के झाझा जिला में अवस्थित है। जमुई के झाझा जिला में अवस्थित है, याद रखिएगा। जमुई में नागी पक्षी अभ्यारण्य है। 1984 में से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1984 में से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1984 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वह 2.1 किलोमीटर स्क्वायर में है। अभ्यारण्य जो है 2.1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। या वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित है। और यह नागी बांध पर अवस्थित है, या नागी बांध इस क्षेत्र में यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पक्षी विहार में एक नागी बांध भी है जो नागी नदी पर है। अगर यहाँ देख ले तो किस प्रकार के वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यह 81वां रामसर साइट बना है। अभी हाल ही में बिहार के दो नए रामसर साइट बने हैं, उसमें एक नागी है, एक नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो 81वां नागी को मिला है, जबकि 82वां नकटी को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो 81वां रामसर साइट कौन सा है? नागी पक्षी विहार है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल में तो 81वां ऐसा लिख के आ जाएगा। तो 81वां है। अगर यहाँ देखें तो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ देखें जैसे कि यहाँ अगर देखें स्टेटमेंट बनाया गया, मान लेते हैं कि नागी पक्षी अभ्यारण्य पर स्टेटमेंट बनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो लिख देगा कि यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। या फिर यह दे देगा कि यहाँ बाघ मिलता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बंगाल टाइगर नहीं मिलता है यहाँ। याद रखिएगा कि बंगाल टाइगर है, यहाँ किसी प्रकार का जानवर का बात तो हुआ नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य है तो छोटा मोटा जानवर तो जरूर मिल जाएंगे, खरगोश मिल जाएंगे, या उससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा जानवर गिदर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ बंगाल टाइगर, लायन ये सब नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए, इसमें जो हमारा एक चीज़ आ जाता है कि पक्षी अभ्यारण्य घोषित है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पक्षी पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा किस एक्ट के माध्यम से होती है। तो इस सब के लिए एक जो एक्ट है हमारे यहाँ, फ्लैगशिप एक्ट है। देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसी की धारा के तहत इसकी स्थापना होती है। तो याद रखिएगा, पक्षी अभ्यारण्य की भी स्थापना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही होता है। चलिए देख लेते हैं नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। तो नकटी जो है एक नागी हो गया, एक नकटी हो गया। तो नकटी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी जो है जमुई झाझा में ही अवस्थित है, क्योंकि ये दोनों आसपास में हैं। और यह इसका जो है 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी भी स्थापना उसी साल हुआ था जिस साल नागी पक्षी अभ्यारण्य का 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। और 82वां रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। इसको कौन सा 82वां रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। तो ये अभी 82वां रामसर साइट है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको बोलते हैं पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसको राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोला जाता है। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य इसी को बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिला में है, तो स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो नालंदा जिला में, याद रखिएगा, नालंदा के राजगीर में है। और यह 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। 1978 में इसके स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। 1978 में स्थापित हुआ था। और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखें कि 5 पहाड़ी जो हम देखते हैं कि यही मतलब जो देखते हैं कि जो हमारा प्राचीन मगध है उसका जो साम्राज्य राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पड़े होंगे। तो वही 5 पहाड़ी जो है यहाँ भी है। इस जो वन्यजीव अभ्यारण्य 5 पहाड़ी के बीच में मैदानी इलाका कुछ है और जंगल है, तो उसी को हम वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 5 पहाड़ी का नाम याद रख लीजिएगा, रत्नगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। तो यह जो 5 पहाड़ी है उसी से घिरा हुआ यह पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंतजीव अभ्यारण्य जो है पहाड़ी से है, नदी से घिरा हुआ है। तो आपसे याद रखिएगा पहाड़ी से घिरा हुआ 5 पहाड़ी का नाम है रत्नगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी।
आगे देख लेते हैं, यहाँ जो वन पाया जाता है मिश्रित पर्णपाती वन है, याद रखिएगा मिश्रित पर्णपाती वन पाया जाता है, मिश्रित पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ जंगली सुअर है, नीलगाय है, चीतल है, सियार मिलता है। यहाँ जंगली सुअर, नीलगाय, चीतल और सियार मिलता है। यहाँ बंगाल टाइगर नहीं पाया जाता है, लायन नहीं पाया जाता है, जंगली हाथी भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके याद रखिएगा, आप स्टेटमेंट बनाएगा तो लिख देगा कि यहाँ बंगाल टाइगर मिलता है, तो गलत हो जाएगा, बंगाल टाइगर यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ जंगली सुअर, नीलगाय, चीतल, सियार पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उदयपुर याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद वो तो वो उसी पश्चिम चंपारण जिला में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ देखेंगे पश्चिम चंपारण में ही है उदयपुर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, याद रखिएगा। इसका जो है किलोमीटर देखेंगे तो 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। और यह मुख्य रूप से आर्द्रभूमि है, वेटलैंड एरिया है, और यह गंडक नदी के गोखुर झील पर अवस्थित है। तो जो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस नदी के गोखुर झील पर है? तो गंडक नदी पर। यह सवाल आ सकता है कि यह गंगा नदी के गोखुर झील पर अवस्थित है, तो गलत हो जाएगा। यह गंडक नदी के गोखुर झील जो है, ऑक्सबो झील जिसको बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं अंग्रेजी में, उसी के तट पर अवस्थित है, उसी पर अवस्थित है। और यहाँ नम पर्णपाती वन पाया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ नम पर्णपाती वन पाया जाता है। तो पर्णपाती वन तो बिहार में मिलता है, क्योंकि बिहार का एरिया उसी में आता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम आते नहीं हैं, तो यहाँ में से याद रखिएगा। या फिर जो उधर पहाड़ पर जो वन मिलता है, हम उस प्रकार के जो वन है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो या तो बिहार में दो ही प्रकार के वन मिलते हैं, या तो नम पर्णपाती वन मिलते हैं, या फिर शुष्क मिलते हैं, अर्धशुष्क मिलते हैं, इस तरीके के पर्णपाती वन मिलते हैं। तो जो एरिया हिमालय से सटा हुआ है, या फिर किशनगंज के एरिया का जो पट्टी, एक छोटा सा पतला 7-8 किलोमीटर का, जो पश्चिम चंपारण से शुरू होकर किशनगंज तक है, उस एरिया में देखेंगे कि तो ज़्यादातर हमारा जो वन मिलता है वो नम पर्णपाती वन मिलता है। तो याद रखिएगा क्या नम पर्णपाती वन मिलता है। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभ्यारण्य रजौला या रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका जो एरिया है वो 27.27 वर्ग किलोमीटर है, 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखिएगा 27.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ मुख्य रूप से नवादा जिला में है। रजौला वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा जिला में अवस्थित है, नवादा जिला में अवस्थित है। और यहाँ भालू, सांबर, लक्कर, बग्घा मिलता है, भालू, सांबर, लक्कर, बग्घा मिलता है। तो भालू लगभग मिल जाता है, बिहार के जो वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ भालू आपको मिल जाएगा। बाघ यहाँ नहीं मिलता है, बंगाल टाइगर याद रखिए कि यहाँ नहीं मिलता है, तो यह प्रश्न दे सकता है। आगे देख लेते हैं, अगला जो हमारा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य इस वन्यजीव अभ्यारण्य का भी दर्जा प्राप्त है। यह दरभंगा जिला में अवस्थित है, याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में अवस्थित है। ऐसे भी कुशेश्वर स्थान भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर है वहाँ, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे बिहार और पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो उसी के आसपास में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है, जो दरभंगा जिला में है। और यह 1994 में स्थापित हुआ था। इस पक्षी अभ्यारण्य को 1994 में स्थापित किया गया था। और इसका जो एरिया है यह 29.21 वर्ग किलोमीटर में है, 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखना है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यहाँ तो देखेंगे कि यह पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अक्टूबर में साइबेरियाई पक्षी यहाँ आते हैं, जो विदेशी प्रवासी पक्षी होता है, उसका भी पराव स्थल है यह साइबेरियाई पक्षी का। और आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन एक फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, नाम याद रखिएगा। तो वह जो है प्रवासी पक्षियों का जुड़ा हुआ फ्लाईवे है। तो ये प्रश्न आता है, आ सकता है यूपीएससी में भी, बीपीएससी में इस बार आ सकता है, बहुत चांस है। और चूंकि बीपीएससी में पर्यावरण महत्वपूर्ण हो जाता है एक प्रशासक के दृष्टिकोण से। प्रत्येक प्रशासक को एक पर्यावरण संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए इस पर बल है। अभी सभी परीक्षाओं में अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस देंगे तो वहाँ तो लगभग 20 प्रश्न आता है पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र से। अगर यूपीएससी देंगे तो समझिए कि यूपीएससी में 28-30 प्रश्न तक आ जाता है, भूगोल, ज्योग्राफी और इकोलॉजी को सिस्टम को जोड़ के देखेंगे तो। और मेरा जो सबसे ज़्यादा नंबर आता था हमेशा, मैं जो 20 प्रश्न आता है तो 18-19 सही हो जाता था। वो भी जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उससे मेरा प्रश्न ज़्यादा सही होता था। और यही कारण है कि मेरा 100 नंबर प्लस आ भी जाता था यूपीएससी की एग्जाम में। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका कारण एक है कि यह भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में एक फैक्ट पता होना चाहिए आपको। यह भागलपुर जिला में अवस्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर जिला में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य भागलपुर से कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो अभ्यारण्य है यह भागलपुर से लेकर कहलगांव तक जो है गंगा नदी में 60 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।
1991 में इसको स्थापित किया गया था, इस अभ्यारण्य को 1991 1991 में स्थापित किया गया था। और यहाँ देखें कि किस प्रकार के जानवर मिलते हैं, और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें और सारे जानवर हैं। तो याद रखिएगा, एक तो डॉल्फिन है, दूसरा चिकनी लेपित उदबिलाव है। उदबिलाव भी देखते हैं कि पानी में होता है और सर निकाल के ऊपर देखता है, देखें कि उदबिलाव बिल्ली जैसा ही रहता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा आकार का। एक घड़ियाल है, यहाँ बहुत सारे घड़ियाल की मिलता है। कछुओं की प्रजाति, कछुआ कई प्रजाति इस जो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य से पाया जाता है। और पक्षियों की प्रजाति 135, लगभग 135 की प्रजाति पाया जाता है। तो पक्षियों का लगभग 135 प्रजाति यहाँ पाया जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है। तो देखेंगे कि अभी एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है, यह दूसरा बिहार में है। पहला जो बिहार में या फिर भारत में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना हो पटना में है, पटना साइंस कॉलेज जो है उसी के पास, उसी कैंपस के पास है, ठीक ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है, विक्रमशिला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसी में बन रहा है, ठीक ना। और याद रखिएगा एक डॉल्फिन के बारे में कि डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो डॉल्फिन को 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो डॉल्फिन पर ही प्रश्न आ जाएगा। तो ये गंगेटिक डॉल्फिन है, और यह जो गंगेटिक डॉल्फिन है यह जो है अलवणीय या मीठा जल में पाया जाता है। तो लवणीय जल का यह जो है डॉल्फिन नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन की अन्य प्रजाति है। तो अन्य प्रजाति में एक डॉल्फिन जो है जलीय जीव, जो लवणीय जल होता है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन जो गंगेटिक डॉल्फिन है यह अलवणीय जल में पाया जाता है। यह लवणीय जल में जीवित नहीं रह सकता है, इसको याद रखिएगा। और इसको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो बाघ जिस तरीके से जंगल में होता है, सबसे उच्च वर्ग के पशु है, उसी प्रकार से डॉल्फिन भी जो है इसका जो है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर अवस्थित है गंगा नदी के अंदर। तो इसको देंगे, इसका जो मुख्य भोजन है छोटा छोटा मछली है। और यह इंडिकेटर स्पेसीज भी है। इंडिकेटर स्पेसीज है डॉल्फिन की। अगर डॉल्फिन अगर है वहाँ तो इसका मतलब है कि पानी जो है प्रदूषण रहित है, पानी साफ है, साथ में वहाँ जो इकोसिस्टम है बेहतर तरीका से फंक्शन कर रहा है। तो इंडिकेटर स्पेसीज के रूप में भी भूमिका निभाता है कि वह जो एरिया है इकोलॉजिकली सही वर्क कर रहा है कि नहीं, बायोलॉजिकली इकोलॉजिकली सही तरीका से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इंडिकेटर स्पेसीज है, यह अंधा होता है, इसका आँख नहीं होता। डॉल्फिन को देखेंगे कि डॉल्फिन जो होता है वह अंधा होता है, इसको आँख नहीं होता, और जो है अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसको निकालता है, और उसी के माध्यम से अपना जो है चलता भी है या फिर भोजन भी करता है। तो इसलिए इसको अंधा भी बोलते हैं। और जब वो इसको सूसू भी बोला जाता है, क्योंकि यह मछली नहीं। आपसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि डॉल्फिन एक मछली है, मछली की विशेष प्रजाति है, तो गलत हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनपायी है, मैमल्स है, जिस प्रकार से मनुष्य है, कुत्ता है, उसी प्रकार से डॉल्फिन भी होता है। और इस चूँकि डॉल्फिन मछली नहीं है तो इसको सांस लेने के लिए गलफाड़ा नहीं होता है इसके अंदर, जो गिल्स जिसको बोलते हैं। तो सांस लेने के लिए इसको ऊपर आना होता है सतह पर। तो ये 120 जो सेकेंड होता है, या 5 मिनट से लेके 120 सेकेंड जो होता है उसके बीच में यह हमेशा आते रहता है। ऊपर एक बार आता है, सांस लेता है, फिर अंदर की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको देखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह बरेला पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है? बरेला पक्षी अभ्यारण्य है। तो जो बरेला पक्षी अभ्यारण्य है इसको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। यह वैशाली जिला में अवस्थित है, और यह 1.98 वर्ग किलोमीटर फैला है। 1997 में स्थापित किया गया था। लेकिन एक और पक्षी विहार है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है देश में गोवा में अवस्थित है। तो बड़ा पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अभी आ सकता है आपसे प्रश्न कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो आप देखिएगा कि वहाँ अगर वैशाली लिखा है, बिहार जब परीक्षा देने जा रहे बीपीएससी तो ठीक है, नहीं तो यह भी आ सकता है कि गोवा वाला भी आ सकता है। तो आप वहाँ दोनों देख के जो है इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला जो है रामसर साइट है। तो रामसर एक शहर है, याद रखिएगा, रामसर एक शहर है, ईरान में एक अवस्थित शहर है, जहाँ 1971 को 2 फरवरी 1971 को एक संधि हुआ था जिसका नाम है रामसर संधि। इस रामसर संधि के तहत जो वेटलैंड एरिया है, पूरे दुनिया के अंदर जो भी वेटलैंड है उसके कंजर्वेशन के लिए यह संधि हुआ था कि उसका बचाव किया जाए, क्योंकि वेटलैंड जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वेटलैंड को आप देखेंगे कि जो वेटलैंड एरिया होता है वो तो बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच तो होता ही है, साथ में क्या करता है कि जब बाढ़ आता है तो उसको सोख लेता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको सोखने का काम करता है। दूसरा चीज़ होता है कि जितना सारा जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, पाड़ा हो गया, शीशा हो गया, उस सबको भी वहाँ जाएंगे तो सोख लिया जाता है। इसलिए यूपीएससी में भी एक प्रश्न आया था इस बार की जो वेटलैंड एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार प्रश्न आया। तो इम्पोर्टेंट होने के कारण क्या है? तो बाढ़ उसके समय तो रक्षा करता ही है, वाटर रिचार्ज करता है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर धीरे धीरे वाटर जो है रिसता है, मिट्टी के तल में जाता है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए भी करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो
टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो प्रदूषण है, प्रदूषक जो भी चीज़ें हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, पारा हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब चीज़ भी सोखता है, तो उसको भी वेटलैंड एरिया में जो पौधे होते हैं उसको सोख लेते हैं। तो एक तरीका से किडनी के तरीका से भी काम करता है वेटलैंड एरिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के कंजर्वेशन के लिए रामसर संधि हुआ था, 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी बोला जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी होता है। इंडिया में अभी रामसर साइट सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है आपके तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। बिहार में जो रामसर साइट्स है वो 3 है। बिहार में देखेंगे रामसर साइट 3 है, एक तो कांवरताल झील है, दूसरा नागी है, तीसरा नकटी है। तो कांवरताल जो झील है उसको 39th रामसर साइट बोला दर्जा दिया गया था। नागी है 81 है, 81th है उसका दर्जा मिला था। और नकटी है उसका 82 व 82 रामसर साइट के रूप में उसको दर्जा मिला है। और रामसर साइट जो है देखिए कि रामसर साइट के माध्यम से एक मैट्रिक्स रिकॉर्ड भी है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें भी रामसर साइट जो होता है, कुछ रामसर साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। वैसे रामसर साइट को जहाँ अतिक्रमण हो गया है या फिर जो विलुप्त होने के कार्य पर है, उसको खतरा है, उसके बायोडाइवर्सिटी को खतरा है मानव अतिक्रमण के कारण, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है इसका, उसमें डाल दिया जाता है। और उस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में केवलादेव जो अपना यहाँ था वेटलैंड एरिया था उसको डाल दिया गया था, चिल्का झील को डाला गया था, ठीक ना। तो ये रहा रामसर साइट के बारे में। अब यह देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है यह एक एनजीओ है। जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल देखेंगे कि यह एक एनजीओ है। तो आपसे ये यूपीएससी में सवाल आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूएनओ से जुड़ा हुआ है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ये एक एनजीओ है जिसमें लगभग अभी देखेंगे तो 10 लाख लोग और संगठन जुड़ा हुआ है। इस संस्था से जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है इससे 10 लाख लोग जुड़ा हुआ है और इसको 1922 में स्थापित किया गया था। बहुत पुराना संस्था है, 1922 में स्थापित है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। और मतलब 1922 में स्थापित है। यह एक एनजीओ है, याद रखिएगा एनजीओ है। इसके लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग इसके मेंबरशिप है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के संस्था भी है, संगठन भी है, लोग भी है, इससे जुड़े हुए हैं। और इसका मुख्य काम हुआ था 1922 में इसको स्थापित किया गया था कि दुनिया में जहाँ भी पक्षी अभ्यारण्य मतलब पक्षी क्षेत्र है या पक्षी है जो विलुप्त हो रहा है उसका संरक्षण किया जा सके, उसके प्रिजर्वेशन में भूमिका निभाई जा सकती। और यही वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित करता है। किसी भी एरिया को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित कर देता है। और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो है क्राइटेरिया है, जिस जो क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसको इम्पोर्टेंट जो बर्ड एरिया घोषित किया जाता है, आईबीए जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित करता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे, चूँकि नागी पक्षी विहार जो है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक ना। कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य है वो भी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। लगभग 13-14 हज़ार इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है पूरे दुनिया में है। तो उसको घोषित कौन करता है, तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा होता है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ही जो है आईबीए घोषित करता है और यह एक प्रकार का एनजीओ है। तो याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा जा सकता है। और हमारा महत्वपूर्ण पक्षी जो क्षेत्र है जिसको आईबीए कहते हैं, वही यहाँ महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य लिखा गया है। तो याद रखिए यहाँ आईबीए से मतलब है कि जो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित होता है। तो यह क्या है, तो मतलब ये सब माना जाता है कि वैसा पक्षी क्षेत्र है जो जनरली रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता उसका, क्योंकि इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता या फिर इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता उस एरिया को। तो उस प्रकार के एरिया को भी यह जो है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित कर देता है। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित करने का एक बड़ा कारण होता है कि वहाँ पक्षी के लिए वो बहुत बेहतर जगह होता है, वहाँ ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, और काफ़ी बेहतर जगह होता है बर्ड इकोलॉजी को सिस्टम के हिसाब से, इसलिए उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य घोषित, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये सीरीज़ था और हम अपने इस सीरीज़ को अब समाप्त करते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए और मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।